Hello guys, so today we will continue chapter 4, A Truly Beautiful Mind. This chapter is about great scientist Albert Einstein and we will continue from where we left. Einstein's new personal chapter coincided with the rise toward fame. आइंस्टाइन की लाइफ का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था वो कोइंसिडेंस से उनकी जो वर्ल्ड फेम थी उसके साथ ही शुरू हुआ। इन 1919 इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उनकी जो जर्नल थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो पब्लिश हुई थी, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी को एक न्यू इंटरप्रिटेशन दिया था, यानी एक न्यू मीनिंग दिया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 बॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 का जो सूर्य ग्रहण था, सन इक्लिप्स, इक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण, तो 1919 का जो सूर्य ग्रहण था वो इस बात का प्रूफ था कि उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो एकदम एक्यूरेट थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। डिफ्लेक्टेड होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। किसी चीज़ से टकरा के जब किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किसी रोशनी का, लाइट का या किसी भी चीज़ का, तो इट मीन्स डिफ्लेक्टेड। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था इन एडवांस, पहले ही, द एक्सटेंट टू विच द सन लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जो फिक्स स्टार हैं यानी जो स्थिर तारे हैं उनसे जो रोशनी आती है वो किस एक्सटेंट तक डिफ्लेक्ट होगी जब वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी। ये आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर ने उनके इस वर्क को डिक्लेयर किया एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के रूप में, यानी एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके ऊपर सम्मान और आमंत्रणों की बारिश होने लगी। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और वो प्रेस के द्वारा भी काफ़ी उनकी प्रेज की, यानी उनको काफ़ी तारीफ़ हुई। लोडेड होता है किसी की प्रेज करना, तारीफ़ करना। सो 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था और ही वॉज शावर्ड मीन्स होता है उनको काफ़ी प्राइज़ मिले, शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन। तो जो सम्मान था और जो इन्विटेशन थे, ऑनर्स मीन्स होता है सम्मान या कोई भी रिस्पेक्ट, इन्विटेशन होता है कि आमंत्रण किस चीज़ के लिए मिलना। सो उन्हें काफ़ी ऑनर और इन्विटेशंस मिले, उनकी लगभग बारिश होने लगी उन पे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की, उनकी प्रेज़ की। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजी पावर में आए, नाजीज थे जो हिटलर थे उसकी जो पार्टी के लोग थे, नाजीज, उनकी पार्टी का नाम नाजीज पर था। सो जब हिटलर सत्ता में आया 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन थे वो इमिग्रेटेड हो गए यूनाइटेड स्टेट में, मतलब वो मूव कर गए दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स में। इमिग्रेटेड मीन्स होता है किसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाना, शिफ्ट कर जाना। सो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में शिफ्ट कर गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अपरोर। फिजन मीन्स है एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, ये हिंदी में से कहेंगे परमाणु विखंडन। सो 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जो एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग है न्यूक्लियर्स का, इन बर्लिन, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो उन्होंने जो वेरी अपसेट कर दिया, अप्रोर, इन एन अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट। जो डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में, उन्होंने अमेरिकन फिजिसिस्ट से, जो फिजिसिस्ट मीन्स जो एक्सपर्ट थे फिजिक्स में, उनको काफ़ी अपसेट कर दिया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फासिज्म, और काफ़ी जो लोग थे वो फासिज्म से फ्लीड कर गए या भाग गए वहाँ से। फासिज्म मीन्स है डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन हो या फिर डेमोक्रेसी ना हो, बिल्कुल भी वन रूलर हो वहाँ पे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड,
सो काफ़ी जो फिजिसिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे फिज़िक्स के, वो फासिज्म से भाग गए थे, यानी जर्मनी से वो भाग गए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन है, जैसे कि आइंस्टाइन भाग के आए थे वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटमिक बम। और अब वो अफ्रेड थे, यानी अब उन्हें डर था कि नाजीज थे, जो जो जर्मनी के रूलर थे, वो एक एटमिक बॉम्ब को बना सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर बम का न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसका इन्वेंशन कर लेंगे और उसका यूज़ भी कर लेंगे। उन्हें ये डर था। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, एक कोलीग के रिक्वेस्ट करने पर, अर्जिंग मीन्स होता रिक्वेस्ट करना, सो एक कलीग के रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम है ये। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा ऑन अगस्त 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न, और इस लेटर में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्न किया था कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर किसी पोर्ट में एक्सप्लोड कर दिया जाए, पोर्ट मीन्स होता है जो बंदरगाह होते हैं जहाँ से पानी के जहाज़ वगैरह जो जाते हैं, वाटर शिप्स, exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of surrounding territory। तो उन्होंने वार्न किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, कि अगर इस टाइप का कोई सिंगल बॉम्ब, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर किसी पोर्ट में एक्सप्लोड हो गया या कर दिया गया, तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा उस पूरे पोर्ट को, और उसके आसपास की जितनी भी टेरिटरी है, यानी कि जितनी भी ज़मीन है उसके आसपास की, उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए, उनका प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स ने अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंडर में ऐसा एक एटमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया था, एंड ड्रॉप डेट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर ये एटमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और इस बॉम्ब से जो भी नुकसान हुआ था, जितने लोग मारे गए थे, उससे आइंस्टाइन अंदर तक हिल गए थे। डीपली शेकन मतलब उनको काफ़ी इससे हर्ट हुआ था, उनकी फीलिंग काफ़ी हर्ट हुई थी। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव होता है एक ओपन लेटर, पब्लिक लेटर, जैसे आजकल लोग फेसबुक वगैरह पर लिखते हैं। सो आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट टू द डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक पब्लिक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द यूनाइटेड नेशंस है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ, जिसमें सभी देशों की मेंबरशिप है। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने प्रपोज किया या उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है, सारी दुनिया की एक ही गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और जैसा कि रूजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा था उसका इम्पैक्ट पड़ा था, वैसा इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर जो आने वाले कुछ डिकेड्स थे, यानी कुछ दशक थे, 10-10 साल के ईयर्स, आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने काफ़ी मूवमेंट शुरू की। एजिटेटिंग मीन्स होता है स्टार्टिंग ए मूवमेंट या कोई आंदोलन शुरू करना। तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की टू फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप। तो जो देश थे वो आर्म बिल्डअप कर रहे थे, यानी नए नए वेपन्स स्टोर कर रहे थे, उनका इन्वेंशंस कर रहे थे। तो इसको रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, सारी दुनिया में उनका नाम था, उसका उन्होंने यूज़ किया टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति की स्थापना करने के लिए और डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए, यानी पीस एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए और सारी दुनिया में शांति कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, जब वो 76 ईयर ओल्ड थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। तो उन्हें जाना जाता था कि एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। तो उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक के रूप में या एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में नहीं जाना जाता था, उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी जाना जाता था और एक विजनरी के रूप में। वर्ल्ड सिटीजन मीन्स जो सारी दुनिया का नागरिक हो या सारी दुनिया का रेजिडेंट हो।
सारी दुनिया का रहने वाला हो। और विजनरी होता है जो ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, जो भविष्य को देख सकता हो, फ्यूचर को देख सकता हो। सो जब 1955 में 76 ईयर की उम्र में आइंस्टाइन की डेथ हुई, तो वो जाने जाते थे एक विजनरी के रूप में, एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, और एक साइंटिफिक जीनियर के, जितना वो साइंटिफिक जीनियस के रूप में दुनिया उन्हें जानती थी, उतना ही एक वर्ल्ड सिटीजन और विजनरी के रूप में भी दुनिया उन्हें जानती थी। सो वी हैव completed this chapter and we will continue in next video.